नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को पोषक तत्वों की कमी के कारण एवं उचित प्रबंधन तथा पपीते में समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। फसलों के उचित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इनमें मुख्यतः बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, आयरन, मैंगनीज आदि शामिल हैं। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण सब्जियों सहित अन्य फसलों की बढ़वार भी प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाइयों को इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण मालूम होने चाहिए, जिससे समय रहते इन लक्षणों का उचित प्रबंधन किया जा सके। इस विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SP दत्ता। मुख्य रूप से आज हम जिंक, मैंगनीज, आयरन और बोरॉन के बारे में बात करेंगे। जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की लक्षण गेहूं में कैसे होता है उसका बारे में समझ लेते हैं। जहाँ तक जिंक की कमी की लक्षण है, ये यंग लीफ में जो ऊपर भाग की पत्ती में सबसे पहला दिखाई देता है और पत्ती की बीचों बीच आता है और धब्बा से बन जाता है और वो धब्बा धीरे धीरे सफ़ेद बन जाता है और फिर गल जाता है, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं, और पत्ती टूट जाता है। और अगर हम इस मैंगनीज की कमी की लक्षण को देखेंगे, इसमें जो बीच की पत्ती उसमें इसका कमी की लक्षण आता है और इसमें भी क्लोरोसिस होता है, लेकिन पत्ती ऊपरी भाग से और किनारे किनारे इसका लक्षण दिखाई देता है और फिर सूख जाता है। और जैसे जैसे ये डेफिशिएंसी आगे बढ़ता है और इसका सारी पत्ती येलो हो जाता है। और आयरन की डेफिशिएंसी ये बिल्कुल ही बाकी दोनों से हम अलग से पहचान सकते हैं इसको, क्योंकि इसको हम इंटरवेनल क्लोरोसिस बोलते हैं, जिसमें पत्ती में पीलापन आता है, लेकिन जो वेन है पत्ती का वो हरा बने रहता है। और ये धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होता है, पत्ती गलन हो जाता है, नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, और पत्ती मर जाता है, ड्राई हो जाता है। और बोरॉन की कमी की जहाँ तक बात है, क्योंकि बोरॉन जो है बोरॉन की जो ज़रूरत जो फ्लावर और फ्रूट और ग्रेन इसका सेटिंग में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका पत्ती में उसका डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देता है, जिसमें जो गेहूं की पत्ती में आरी जैसे बन जाता है किनारे किनारे से, और फिर धब्बा बनता है और पत्ती टूट जाता है। जो बाली को देखे इसका मैच्योरिटी में, जिसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी है, वो बाली अच्छा से बनता नहीं है, उसका विकसित नहीं होता है। सो जिंक की जो मिट्टी में डालने के लिए हम 25 से 50 केजी जिंक प्रति हेक्टेयर की दर से हल्का मिट्टी के लिए 25 केजी और भारी मिट्टी के लिए 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम डालते हैं। और 0.5% जिंक सल्फेट की घोल बना के 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से इसका 7 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में उसको डाल सकते हैं। और 2 से 3 दिन के बाद इसका 5 से 10 दिन का अंतर में हम स्टैंडिंग क्रॉप में
और उसी प्रकार हम बोरॉन को भी छिड़काव कर सकते। उसमें 0.2% बोरिक एसिड या सोलिबोर का घोल बना के 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से हम डाल सकते हैं। और बोरॉन को मिट्टी में डालने के लिए हम 10 से 20 केजी बोराक्स प्रति हेक्टेयर की दर पे हम सोइंग के टाइम पे हम डाल सकते हैं। और बाकी आयरन और मैंगानीज हम मिट्टी में डालना प्रेफर नहीं करते, उसका 1% घोल बना के आयरन सल्फेट या मैंगानीज सल्फेट के, जैसे हमको डेफिशिएंसी सिम्टम्स और या कमी के लक्षण दिखाई दे उस टाइम पे 7 से 10 दिन के अंदर 2 से 3 छिड़काव करते हैं उसका। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो और कोई भी सॉइल हो, हम फार्म यार्ड मैन्योर, FYM और बाकी जो जैविक खाद डालना से उसका कमी काफ़ी हद तक नहीं आता है। फलों की यदि हम बात करें तो पपीते का जिक्र अवश्य होता है। पपीता विटामिन ए सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवणों का एक उत्तम स्रोत है। इसकी एकल खेती के साथ किसान भाई समन्वित कृषि प्रणाली में भी इसे अवश्य शामिल करते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए जो किसान पपीते की खेती कर रहे हैं इस समय उन्हें जिन समसामयिक उत्पादन तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश। पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खास करके किसानों के लिए उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम सामान्य रूप से रोपाई करते हैं। इसके बाद दोबारा हम फरवरी और मार्च के मौसम में रोपाई करते हैं। इसलिए आगे की पौध तैयार करना और इस समय की रोपाई दोनों जानना अति आवश्यक है। ऐसे में किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस्में 2 तरह की होती हैं, जिसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। उन्हें हम द्विलिंगी किस्में कहते हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ और पंत पपीता 1। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं। उनमें हैं जो प्रजातियां, उनमें अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, रेड लेडी, सिंटा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें सभी पौधों में फल आता है। अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ जैसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर या 5 फीट कह सकते हैं, और वही आपकी कतार से कतार की दूरी होगी। इसी क्रम में अगर आप उभयलिंगी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं जिसमें अर्का प्रभात या रेड लेडी या सिंटा जैसी किस्में हैं, तो आप पौध से पौध की दूरी को 1.8 मीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी को 1.8 मीटर, या अगर आपको कोई और शस्य क्रियाएं बीच में करनी है तो आप 2.1 मीटर भी रख सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब 3000 के आसपास पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर रोपाई का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको पौध कहाँ से मिलेगी और बीज कहाँ से मिलेगी। अगर आप नए किसान हैं तो कोशिश करें कि आप पौध को कहीं से प्राप्त करें, किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से। पूसा के 2 रिसर्च सेंटर जो हैं वो पूसा समस्तीपुर बिहार, वहाँ पर आपको पूसा ड्वार्फ का बीज मिल जाता है और पौध भी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे इंदौर सेंटर की बात है, जहाँ पर पूसा नन्हा का बीज मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ से आपको पूसा नन्हा का बीज मिल सकता है। ध्यान यहाँ पर ये रखें कि 1 ग्राम में करीब 50 बीज होते हैं और आपको 1 एकड़ में या 1200 पौधे के आसपास की आवश्यकता होती है। उसके अनुसार ही आप पौध को तैयार करें और 1 ग्राम से आपको करीब 30 पौध मिलती है। आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम है और सर्दियां सबसे प्रतिकूल मौसम होती है पपीते के लिए। अक्सर पाले के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में बड़े क्षेत्रों में पपीते का नुकसान होता है। यहाँ पर हम किसानों को सलाह ये है कि जो भी अगर आपकी फल लगे हुए हैं और वो परिपक्व हो रहे हैं, 125, 130, 135 दिन के हो रहे हैं, तो हर हालत में उनकी नवंबर के आखिरी सप्ताह तक तुड़ाई कर लें और उनको बाजार में बेच दें। वो कमरे के तापक्रम पर पकने की अवस्था में आ जाते हैं। 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का जो मौसम होता है उस समय काफ़ी पाले पड़ते हैं और पाले के वो अनुकूल मौसम होता है। उस मौसम में हम मौसम की भविष्यवाणी का ध्यान रखें और प्रति सप्ताह हल्की सिंचाई करते रहें और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें 10 से 12 दिन के अंतराल पे, और सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें तो ठंड में कुछ हद तक पौधों को इससे राहत मिले। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे।
गुड़गांव हरियाणा से मनोज जी ने पिलखन के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बार्क ईटिंग कैटरपिलर का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम पौधों के तनों में बोर्डो पेस्ट तथा 100 ml क्लोरपाइरिफॉस का लेप बनाकर लगा दें। इसके बाद मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शिवपुरी मध्य प्रदेश से चंद्रभान धाकड़ जी ने टमाटर के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टमेटो लीफ कर्ल रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने मिर्च के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायबैक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैप्टान या बेविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल में तथा अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 15 से 17 नवंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें तथा अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। जाना है तकनीकी से समृद्धि की ओर, तो थामे रहिए पूसा समाचार की डोर। अगले शनिवार हम फिर उपस्थित होंगे लेकर एक और ज्ञानवर्धक समसामयिक अंक। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।